वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका संवैधानिक विकास से है। ठीक है, संवैधानिक विकास से है और बहुत सारे एक्ट जो है कि भारत में लाए गए और ये कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान है उसके विकास का धीरे धीरे एक स्टेप, एक चरण बनता गया। ठीक है, तो ये आपका संवैधानिक विकास से और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। और जब आप एक्ट को समझ लेंगे जो ब्रिटिश इंडिया के तहत लाया गया था, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें जो है समझ में आने लगेंगी। कैसे जो है कि ब्रिटिशर्स कैसी पॉलिसीज लाते थे, किस तरह से भारत पे शासन करते थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज का हम लोग जो टॉपिक है वो रेगुलेटिंग एक्ट है। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट? जिसे क्या कहते हैं, विनियम अधिनियम भी कहते हैं। इसे विनियम अधिनियम, नॉर्थ एक्ट और भी बहुत सारे नाम से इसको पुकारा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1773 है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए, तो आज इसी पे बात कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग शुरू करें तो बता दें कि जो हम लोग अपना संविधान देखते हैं, पहले बात करते हैं संविधान, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है वे संविधानिक विकास से संबंधित है। ठीक है, संविधानिक हम लोग का जो ये चार्टर एक्ट आते हैं, आते गए चार्टर एक्ट, इसी से संबंधित है। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे चार्टर। चार्टर क्या होता है? संवैधानिक विकास का ये जो हम लोग का संविधान है वो कई वर्षों के सतत विकास का परिणाम है। ठीक है, बहुत सारे देखने स्टेप हैं, कई वर्षों के जो चार्टर है, बहुत सारी चीजें देखेंगे, इसी का देखेंगे परिणाम है। ठीक है, जो संविधान है। ठीक, संविधान का अर्थ क्या होता है? तो संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून। क्या होता है? सभी के लिए बराबर कानून। ठीक है, बराबर कानून, ये होता है आपका अर्थ। ठीक, और हम लोग देखेंगे इसका जो प्रारंभ हमें देखने को मिलता है संविधान का, वो कहाँ कहीं ना कहीं 1612 कह ले, या फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे संविधान का शुरुआत होने लगा था। कहाँ हुआ था? संविधान की शुरुआत होने लगी, जिसके विकास के शुरुआती चरण पड़ने लगे थे। ठीक, तो अब आपको बात करें कि ये जो कुल रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है? ठीक, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 का, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग, रेगुलेट का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना, नियंत्रित, नियंत्रित करना या फिर कंट्रोल करना। ठीक, और ये किसको कंट्रोल करने की बात हुई थी? किसके लिए आया था ये? कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल करना। और ये किसको रेगुलेट करने के लिए? भारत के लोगों के लिए नहीं, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट लाया था। तो पहले किसके लिए आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया था और इसे क्या कहते हैं? चार्टर। ठीक है, चार्टर। ठीक है, चार्टर एक्ट कहते हैं। एक चार्टर होता है, एक अधिनियम होता है, एक अधिनियम होता है। दोनों में अंतर क्या है आगे ये जानते हैं, बहुत जरूरी है। चार्टर जो ब्रिटेन से बन के आता था, जो ब्रिटेन से बना बनाया, ब्रिटेन से बना बनाया कानून आता था, इससे तो क्या कहेंगे? रेडीमेड। ठीक है, रेडीमेड जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं वैसे रेडीमेड कानून बन के आता था। किसके लिए कानून बन के आते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि वहां पे कैसे क्या करेगी, कैसे व्यापार करेगी, कैसे शासन करेगी। एक व्यापारिक कंपनी के लिए जब ब्रिटेन से कानून बना बनाया आता था उसे हम लोग चार्टर कहेंगे। ठीक है, चार्टर। और अधिनियम किसे कहेंगे? तो अधिनियम जो भारत में बनता था। ठीक है, भारत में बनता था उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। भारत में बनता था, वहां पे भारत के भी कुछ लोग होते थे और भारत में बनता था, वो रेडीमेड नहीं होता था, तो उसको अधिनियम कहेंगे। ठीक है, अधिनियम कहेंगे, याद रखिएगा। इसको क्या किया था? जो ये चार्टर होता था वो किसके लिए आती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आती थी। उसको जो है कि इंडिया की जो कंपनी होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए आती थी। अब देखिए क्वेश्चन आता है। ठीक, ये चीजें हम लोग जान गए कि चार्टर क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। चार्टर रेडीमेड कानून होता था, बना बनाया कानून होता था, और किसके लिए आता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वही अधिनियम की बात करें तो जो भारत में बनता था, और ये हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम देखने को मिलता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। तो एक और चीज है, ये आपका पीवाईक्यू भी रह चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू यूजीसी का भी पीवाईक्यू है कि कितने चार्टर एक्ट आए भारत में, कितने चार्टर एक्ट आए। ठीक, तो चार्टर की बात करें तो 1773 का अपना पहला चार्टर एक्ट है, दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, तीसरा 1786 का एक्ट है, फिर 1813 है, 33 है और 1853 है। ठीक है, ये कितने कुल हो गए? 6। तो कुल 6 चार्टर एक्ट आए थे। इसको एकदम जुबान पे रख लीजिए, कितने आए थे? 6। अभी याद कर लीजिए कितने आए थे? 6। कितने चार्टर एक्ट आए थे? 6। ठीक है, 73, 84, 86, 13, 33 और 53। और ये जो 1858 का है,
ये 1858 का अधिनियम है। तो देखेंगे जब 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेज काफी डर गए थे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती उस परिस्थिति में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो कानून था ये भी बनाया आया था, ऐसा नहीं कि ये जो है कि नहीं बना था। ठीक, ये भी जो है कि 1858 का जो कानून आया था इसमें भी कुछ रेडीमेड चीजें थी, लेकिन जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके अनुसार जो है कि कुछ चीजों को यहाँ पे कुछ चीजों को ऐड किया गया था। ठीक है, कुछ चीजों को भारत में ऐड किया गया था, भारत आने के बाद ये कानून बन के आया तो ऐड किया गया था, इसलिए इसको चार्टर कहेंगे भी और नहीं भी कहेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके चार्टर हो गए। अधिनियम की बात करें तो अधिनियम में देखेंगे तो आपका अधिनियम 1858 हो जाएगा। ठीक, कौन कौन से अधिनियम है? अधिनियम। ठीक है, अधिनियम की बात करें कितने अधिनियम है? 1858, ठीक, 1861 का है, 1892 है, 1909 है, 1919 है और 1935 है। ठीक, कितने हुए? 6। आपके 6 अधिनियम आए हैं, 1 2 3 4। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में इजी हो जाए। ठीक, कितने? 1 2 3 4 5 6। तो आपके 6 अधिनियम, ठीक है, 6 अधिनियम और 6 चार्टर आए हैं। ठीक, कितने अधिनियम? 6 अधिनियम और 6 चार्टर, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, 1784, 1786, 1813, 1833 और 1853 और चार्टर 6। तो आपको अभी एकदम क्लियर हो गया होगा अधिनियम क्या है और चार्टर क्या है। क्या है अधिनियम? एक बार फिर से देखते हैं कि ये तो हमारे जो है संवैधानिक विकास है, कई चीजों को देख के जो एक सतत परिणाम है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के बाद हमारा संविधान बना। जो संविधान का अर्थ होता है सबके लिए क्या? बराबर कानून, बराबर कानून। और कहीं कहीं देखें जो हमारा संवैधानिक विकास है कैसे शुरू होता है? 1612 कह ले या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर दिया था, एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर से हुई थी। ठीक है, रॉयल चार्टर से। और इसको देखेंगे एकाधिकार प्राप्त था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको भारत में व्यापार के लिए, सिर्फ इसी को भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त था। और क्यों प्राप्त था? तो देखिए बात ये है कि जो भारत है यहाँ पे देखेंगे जो इंग्लैंड का राजा था, ब्रिटेन के शासक थे, उन्होंने क्या किया कि एक उन्हीं की सगी संबंधी थी, उन्होंने एक कंपनी बनाई। ठीक, उनके एक दोस्त ने कंपनी बनाई और उससे 50% जो 50% प्रॉफिट था वो किसको मिलता था? राजा को मिलता था। 50% जो बनाया था उसको, सगे संबंधियों को। तो अब इसके लिए राजा भी इसको पूरा एकाधिकार देता था, बहुत सारी चीजें देता था क्योंकि उसको प्रॉफिट था। ठीक, उसके लिए सारी कानून बनाता था, नियम बनाता था, इतनी सारी इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट थी। जो दूसरी कंपनियां विरोध करती थी तो वो कहता था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सिर्फ व्यापार नहीं करती है, ये ईसाई धर्म का प्रचार भी करती है। और धर्म का जब मामला आता था तो लोग चुप हो जाते थे। ठीक, तो यही पे देखेंगे जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है और मुक्त व्यापार की नीति जो एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें जो मुक्त व्यापार की नीति होती है अब लोगों पे काफी बढ़ चढ़ के हावी होने लगता है। और फिर देखेंगे वहीं पे एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है जब राजा पे ज्यादा प्रेशर बनने लगता है। ठीक, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समझ में आ गया। ठीक, और उसके बाद हम लोग चार्टर एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो इसका अर्थ होता है नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए किसको आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, ये चीजें हम लोग समझ गए। चार्टर किसे कहते हैं? जो बना बनाया कानून आता था, रेडीमेड कानून था, उसे चार्टर कहेंगे। अधिनियम जो भारत में बनता था। ठीक, कुल कितने थे? ये कुल 6 थे और ये भी कुल 6 थे, 1773 से 1853 तक। और ये थे आपका 1858 से 1935 तक। ठीक है, ये चीज आप समझ में बता दिए। 1773 है आपका, 1784 है, 1786 है, 1813 है, 1833 है और 1853 है। ठीक, इसमें है आपका 1858, 1861, 1892, 1909 और 1919 और 1935। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक, इस अधिनियम में हुआ क्या था? ठीक, अब देखेंगे इस अधिनियम में जब एक बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, कंपनी की स्थापना होती है। स्थापना 1599 में कह ले, 1600 कह ले, कि चार्टर एक्ट द्वारा, रॉयल चार्टर एलिजाबेथ करती है, एलिजाबेथ। ठीक, रॉयल चार्टर। ठीक, 15 वर्ष का देती है। ठीक, 15 वर्ष का इन्हें देती है एकाधिकार शासन करने के लिए। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये जो कंपनी होती है ये आती है व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। और इसका जो नारा होता है वो क्या होता है? भूभाग नहीं
व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। इसका उद्देश्य क्या होता है कि भूभाग नहीं व्यापार। लेकिन ये देखेंगे अब भूभाग नहीं व्यापार को छोड़कर ये व्यापार को छोड़ देती है, और इसका जब देखेंगे धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, बहुत घूसखोरी होने लगती है, और व्यापार छोड़कर ये लोग भूभाग क्षेत्र को जो है कि अपनाने लगते हैं, क्षेत्रीयता को बढ़ाने लगते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका भारत है, यहाँ पे देखेंगे ये बंगाल हो गया, ये बम्बई और ये मद्रास। ठीक है, मद्रास, ठीक है, बंगाल और बम्बई, तीन प्रेसिडेंसियां। मेन कहानी अभी इन तीन प्रेसिडेंसी से स्टार्ट होगी। ठीक, अभी तक यहाँ पे जो है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि पहले यहाँ पे सिर्फ गवर्नर थे, हर जगह क्या थे, गवर्नर थे, हर जगह गवर्नर थे। ठीक, और इसके बाद देखेंगे बहुत मेजर चेंजेस होंगे। अब क्या किया जाएगा कि जब बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो जाएगा और फिर देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे ब्रिटेन संसद में, बहुत सारे भ्रष्टाचारी होने लगता है, बहुत सारा कर्जा हो जाता है। सोचिए जो 18, एक मिनट वेट, ठीक है, एक स्लाइड ऐड करते हैं। चलिए देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 के इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद आप देखने को मिलेगा आपको कि इसको बंगाल, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल बिहार जो इतनी बड़ी प्रेसिडेंटी थी, इतना बड़ा क्षेत्र था, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी, दीवानी कह ले, राजस्व कह ले, जो किसी भी प्रशासन के लिए मेन चीज होता है उसका राजस्व इसके हाथों में चला जाता है। इसके बाद भी देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है। जो 1765 से 72 का काल है, इस टाइम पीरियड में देखेंगे इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट मार होती है कि के.एम. पटकर इसको क्या कहते हैं, डाकू राज कहते हैं, डाकू राज। और यहाँ से ही हम लोग देखेंगे एक लंबी जो है कि अकाल श्रृंखला देखने को मिलेगी, लोगों को इतने काफी तादाद में लोग मरते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक, जब यहाँ पे अब बनते हैं आपके 72 में गवर्नर जनरल, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनते हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर कौन बनते हैं, बंगाल के सिर्फ गवर्नर होते हैं, गवर्नर कौन बनते हैं आपके, वॉरेन भाई साहब, वॉरेन भाई साहब बनते हैं। देखते हैं कि बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, कंपनी घाटे में जा रही है, तो इसके लिए वो लोन अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो वहां पे तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ, अब ये इसके जांच के लिए एक सीक्रेट कंपनी बनाते हैं। ठीक, सीक्रेट कमिटी, सीक्रेट कमिटी की स्थापना करते हैं, कमिटी, एक कमिटी बैठाते हैं, सीक्रेट कमिटी, और उसको जांच करने के लिए कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है कि इतना सारा जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व ले रही है, यहाँ से भी पैसे जा रहे हैं, फिर भी ये घाटे में क्यों कंपनी जा रही है, इतने बड़े क्षेत्र पे ये व्यापार कर रही है, एक अधिकारी घाटे में क्यों जा रही है। ये कमिटी देती है, फिर ये जो है कि लार्थनाथ को रिपोर्ट देती है, और उसके आधार पर एक कानून बन के आता है, एक रेडीमेड कानून बन के आता है। और पहली बार जो है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी कंपनी पे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे पहली बार क्या होता है, फर्स्ट बार संसदीय नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है, संसदीय नियंत्रण स्थापित होता है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार कंपनी पे संसदीय नियंत्रण कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है, जब लॉर्ड को कमिटी जो है कि रिपोर्ट पेश करती है, तो लॉर्ड नार्थ जो है कि इसके लिए फिर से कानून बना के देते हैं, और जिसे चार्टर कहते हैं। बना बनाया कानून आता है किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं कि जो लॉर्ड नार्थ कंपनी बना के दिए हैं, जो ये चार्टर बना के दिए उसमें क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे तो हम लोग जानेंगे कि इस जो एक्ट है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन है जो हमको याद रखना है, जिनका नाम हम लोग बार बार देखेंगे। ठीक, इस देखेंगे ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं, चार्टर नहीं, बल्कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी मनमानी, उनका दुराचार और जो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, वो लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, घुसखोरी कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। किसके लिए, कंट्रोल, रेगुलेट करने के लिए। देखते हैं ना जब बच्चा बदमाशी करता है तो मम्मी पापा उसके कान पकड़ के उसको ऐसे ऐंठते हैं ना, खींचते हैं ना, तो रेगुलेट करना। ठीक, रेगुलेट मतलब ऐंठना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको जो है कि करने के लिए 1773 का जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया, और इसके लिए एक सीक्रेट कमिटी का गठन हुआ, और उसकी जब रिपोर्ट आई तो इस एक्ट को पारित किया गया था। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए
इसमें जो मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है, लॉर्ड नॉर्थ है, ठीक, लॉर्ड नॉर्थ जी हैं, वॉरेन हेस्टिंग जिन्होंने अप्लाई किया था लोन के लिए, और इन्हीं की वजह से देखेंगे कि एक जो है कि जब ब्रिटेन तो बहाना ढूंढ ही रही थी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो है कि नियंत्रण स्थापित किया जाए, और इन्होंने जब अप्लाई किया, जब भेजा, तो उनको एक बहाना मिल गया, और वॉरेन हेस्टिंग की वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक। दूसरे जो इंपॉर्टेंट है वो जॉन क्लेवरिंग, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस और जॉर्ज मॉनसन, ये 4 सदस्य, ठीक है, ये 4 सदस्य थे किसके, गवर्नर जनरल के परिषद के, ठीक है, इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक, इनको याद रखिए। उसके बाद इलीजा इम्पे जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसके न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, इनके ऊपर भी बात करेंगे। और 3 और न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, हाइड और लेमेस्टर, इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेन पर्सन्स कौन है, नॉर्थ है, हेस्टिंग्स है, एलिजा इम्पे है, क्लेवरिंग, बारवेल, फ्रांसिस, जॉर्ज मॉनसन और चैम्बर्स, हाइड, लेमेस्टर, ये लोग हैं, ठीक। तो चलिए कब बात करते हैं इसके ऊपर, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अभी तक जितनी चीजें बताई आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे 1773 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ने जब ये एक्ट पारित किया, नॉर्थ ने क्या किया, एक्ट को पारित कर दिया, यानी कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पारित कर दिए। और इसका जो मेन उद्देश्य था क्या था, इसका एम बता दिया आपको, उद्देश्य क्या था इसका पारित करने का मेन उद्देश्य, जो कंपनी में भ्रष्टाचार को खत्म करना, जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था उसको क्या करना, दूर करना, नियंत्रित करना, कुशासन को दूर करना, इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखिए क्या क्या चीजें थी, चलिए हाँ यहाँ पे देखिए इसके पारित होने के क्या कारण थे, आपको हमने पहले बताया क्या थे, कंपनी का शासन अत्यधिक दोषपूर्ण हो गया था, कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण स्थापित करना था, द्वैध शासन, ठीक, जो 1765 से 72 तक का काल था, जिसे डायरार्की कहते हैं, जिसे क्लाइव ने स्टार्ट किया था, क्लाइव ने लाया था इलाहाबाद की संधि के बाद, और इसको वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया था, ठीक। और इस द्वैध शासन की वजह से इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार, इतनी लूट मार मच गई थी कि इसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है, ये भी एक रीजन था रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने का, ठीक है। इसे द्वैध शासन को किसने खत्म किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने। मैसूर में देखेंगे जो कंपनी पराजित हो जाती है हैदर अली से, ये चीज हमें देखने को मिलेगी एंग्लो मैसूर वार में। देखेंगे जो कंपनी थी, कंपनी क्या हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, बैंकक्रप्ट हो गई थी, ठीक, और लोन लेना पड़ा था, वॉरेन हेस्टिंग को लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा था, ये भी एक रीजन है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित होने में। क्या था, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, उस पर नियंत्रण लाना था, कंपनी की देखेंगे पराजय भी हो गई थी, द्वैध शासन था, और कंपनी क्या हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, तो इसको पारित करने के ये प्रमुख मेन रीजन थे, ठीक है। चलिए चलिए अब देखेंगे इसमें जो मेजर चेंजेस हुए इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, ठीक है। चलिए वेट, ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि आप देखेंगे ये जो बंबई था, गुजरात वाला सब एक ही क्षेत्र में था, बंगाल और मद्रास, ठीक है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है बंबई, बंगाल और मद्रास, ठीक है। यहां तक देखेंगे अभी तक यहाँ पे क्या थे, गवर्नर थे, सिर्फ यहाँ पे क्या थे, गवर्नर, ठीक है, 1773 तक गवर्नर थे। और देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि ये बंबई और मद्रास, ठीक है, यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि अब नाथ साहब सोचे कि इन क्या करते हैं कि ये जो 2 प्रेसिडेंसियां हैं बंबई और मद्रास, इसको कर देते हैं बंगाल के अधीन, किसके अधीन, बंगाल के अधीन कर देते हैं, और फिर ये बंगाल से जो भी चीजें हमें रिपोर्ट मिलेगी फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक। तो अब क्या किया गया कि गवर्नर जो बंबई के गवर्नर थे और मद्रास के गवर्नर थे, उनको बंगाल के गवर्नर को के अधीन कर दिया गया, और इस गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल, बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। मेन प्रमुख चीजें क्या है कि बंबई और मद्रास को क्या कर दिया गया, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के, ठीक है, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। यहीं पे देखेंगे बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, सुप्रीम
कोर्ट की स्थापना होती है। ये किसके लिए होती है? ये भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होती है कि जो भी विवाद होंगे कर्मचारियों को लेकर, उनको नियुक्ति के लेकर, ये जो गवर्नर है वो जो है कि अपनी अपील कहाँ करेंगे, तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो ये भी कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है, बंगाल में होती है। ठीक, ये मेन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, क्या होती है? इस एक्ट के तहत मद्रास मद्रास एवं बम्बई को जो प्रेसिडेंसी आती है उनको कलकत्ता के अधीन कर दिया जाता है, और कलकत्ता के गवर्नर को यानी कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख प्रावधान में आपको हमने बताया क्या थी? प्रेसिडेंसियों का शासन। ठीक, गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना होती है। यहाँ पे हमने बताया ना आपको कि बम्बई और मद्रास को क्या कर दिया जाता है? बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना होती है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है? गवर्नर जनरल को मिल जाता है कानून बनाने का अधिकार। ठीक, जो भी बम्बई और मद्रास के गवर्नर कानून बनाएंगे वो एक बार ले जाके उनको भी दिखाएंगे, उसकी सहमति से, गवर्नर जनरल की सहमति से ही कानून पारित होगा। दूसरा देखेंगे, कंपनी की इंग्लैंड स्थित शासकीय व्यवस्था में परिवर्तन आया। जो इंग्लैंड में स्थित थी शासकीय व्यवस्था, उसमें भी कुछ चेंज किए गए। निदेशकों का कार्यकाल जो है कि निश्चित किया गया, और बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक, 1773 में, जो कि 1774 में बन के आया था। तो ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। ठीक, इसको डिटेल में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंसियों का शासन हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि इसके कुछ दोष समझते हैं। ठीक, दोष, यहाँ पे बात हो रही थी आपकी, आगे बात करते हैं। चलिए इसके बाद दोष की बात करें तो पहला है गवर्नर जनरल की अपनी परिषद की दया पर निर्भर होना। जो ये गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी, वेट, इसी के ऊपर बात करना था अभी हमको। हाँ ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल कहाँ के? बंगाल के। ठीक, बंगाल के। और ये भाई साहब कौन थे पहले गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले गवर्नर जनरल, और इनके लिए परिषद बनी। ठीक है, गवर्नर जनरल की एक परिषद बनी। कितनी संख्या थी? 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थे। ठीक, पहले बीच में कौन हो गया? गवर्नर जनरल। ठीक, और इनके किनारे किनारे 1 2 3 और 4। ठीक, तो इसमें थे मेजर जो थे लोग थे, जो इनके सदस्य थे, वो कौन थे? तो उसके कौन थे? फिलिप फ्रांसिस। पहले थे फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, फ्रांसिस। ठीक, उसके बाद दूसरे आपके थे क्लेवरिंग, क्लेवरिंग भाई साहब थे। ठीक है, तीसरे आपके थे मॉन्सन, मॉन्सन, और चौथे कौन थे? बॉरवेल, बॉरवेल। अब ये जो फ्रांसिस भाई साहब थे, ये इसके विरोधी थे। किसके? गवर्नर जनरल के विरोधी थे। और इसमें जो आप देखेंगे, जो ये बॉरवेल थे, ये समर्थक थे। ये चौथे जो थे, ये समर्थक थे। ठीक, समर्थक थे। और ये जो गवर्नर जनरल की परिषद बनी, यहाँ पे एक चीज हुई कि यहाँ बहुमत, ठीक है, बहुमत पे जो है कि निर्णय होगा। क्या होगा? बहुमत पे निर्णय होगा। और देखेंगे कि ये जो परिषद थी, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कोई जो है कि गवर्नर जनरल के परिषद के, गवर्नर जनरल के खिलाफ होता था, कोई समर्थन में होता था, और कभी बहुमत हो ही नहीं पाता था। ठीक, कभी वो बहुमत हो ही नहीं पाता था। और देखते हैं कि ये जो है कि बहुत ज्यादा इसमें लड़ाई झगड़ा चलता है, और गवर्नर जनरल को वीटो ही नहीं मिली थी। आगे के एक्ट में वीटो पावर दे दिया जाता है कि कोई एक भी रहेगा तो वो वीटो देके कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो 4 परिषद थी, इसको बनाया गया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, लेकिन इनमें तालमेल ही नहीं बैठ पाया। और यहाँ पे इसको देखेंगे, ये बिल्कुल जो है कि क्या कहते हैं, एक तरह से ये जो था खराब रह गया, और परिषद का कोई मतलब ही नहीं निकला था। ठीक, ये परिषद थे, परिषद की बात हो गई। चलिए चलिए अगला बात करें। हाँ, दोष की बात कर रहे थे। तो पहला था कि गवर्नर जनरल की अपनी परिषद पे दया पर निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि उसको वीटो पावर नहीं मिली थी। यानी कि बहुमत के आधार पर निर्णय होता था। क्या होता था? बहुमत पे निर्णय होता था, कोई फैसला गवर्नर जनरल ले सकता था, और किसी में तालमेल ही नहीं था। फिर देखेंगे गवर्नर जनरल तथा सर्वोच्च न्यायालय का झगड़ा। ठीक, अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय बना था 1773 में, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, तो इनका जो है कि क्षेत्र ही निर्धारित नहीं था। इनका जो है कि न्याय क्षेत्र ही निर्धारित नहीं था। ठीक, न्याय क्षेत्र ही निर्धारित नहीं था। कोई चीज निर्धारित ही नहीं थी, बस बन गई थी। ठीक, कैसे बनाएगा, किसके लिए क्या कानून रहेगा, ये चीजें नहीं थी। तो देखेंगे जो न्यायाधीश था एलिजा एम पे, न्यायाधीश और गवर्नर जनरल, ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे न्यायाधीश और गवर्नर जनरल में भी हर चीजों को लेके क्या होता था, बहस होता था, झगड़ा होता रहता था इस एक्ट के तहत। आगे के एक्ट में फिर इन सबको भी निर्धारित किया जाएगा। ये सारी चीजें दोस्त थी। फिर देखेंगे कंपनी पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण, और ये जो नियंत्रण था अभी भी देखेंगे, जो ये सारे जो घूस लिए जाते थे, ब्राइब्स लिए जाते थे, ये भी जो है कि बहुत जो है कि पर्याप्त नहीं हुआ। ये जो रेगुलेटरी एक्ट लाया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और ऐसे ही भ्रष्टाचार और सारी चीजें रही थी। ठीक, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए, ये दोस्त थे। अब इसका मूल्यांकन करते हैं, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजों से रेगुलेटिंग एक्ट को चीजें हुई। ठीक है, चलिए चलिए, यहाँ पे कोई चीजें थी। हाँ हाँ, निदेशकों का कार्यकाल। ठीक, निदेशकों का जो कार्यकाल था, यहाँ पे देखेंगे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, जो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड था। ये कहाँ था, इंग्लैंड स्थित था, इंग्लैंड स्थित था। इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया, इसका जो है कि कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष, याद रखिए कितना वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ये, इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंग्लैंड में स्थित जो सरकार थी उसके प्रति उत्तरदायी थे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। प्रेसिडेंसी का शासन आपको बता ही दिया कि बंगाल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद हुई जिसमें 4 सदस्य, उनमें कभी तालमेल ही नहीं हुआ, बहुमत के आधार पर निर्णय लेना था। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि बंगाल के इंग्लैंड स्थित शासकीय व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हुए, और यहाँ पे देखेंगे कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें भी गवर्नर जनरल और उसके जो कि न्यायाधीश थे उनके बीच में झगड़ा देखने को मिला, और निदेशक कार्यालयों का जो है कि कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे, इसकी मेन चीजों को। यहाँ पे देखेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे जो संवैधानिक विकास है, संविधान के लिए काफी इसका महत्व है। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे बेस तैयार करता है, और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल भी किया जाता है इसी से। ठीक है, भारत में कंपनी द्वारा की जा रही राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने को ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। ठीक, कंपनी को क्या हुई, ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे कंपनी पे धीरे धीरे कंट्रोल किया जाने लगा ब्रिटिश संसद द्वारा। संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि, जिसके कारण भी नीतियों को ठीक ढंग से कार्यान्वित न ढंग से कार्यान्वित कर सके। ठीक, जो संचालक थे उनके कार्यकाल में वृद्धि की गई, जिससे जो पॉलिसीज आई थी उसको अच्छे तरीके से जो है कि प्रोसेस किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ठीक, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कंपनी व कंपनी के कर्मचारियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित, किंतु इसके मात्र अत्यधिक कम। ठीक है, इसकी मात्रा अत्यधिक कम थे। यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपनी होती है और कंपनी के कर्मचारी होते हैं, वहां पे नियंत्रण तो स्थापित किया जाता है, लेकिन आपको हमने बताया ना कि इसकी जो कंट्रोल होती है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अभी भी कोई जो है कि डायरेक्ट इन पे कंट्रोल नहीं कर रहा था, काफी दूर थी जो कंट्रोल करने वाली चीजें थी। ठीक, सारे लोग के घूस से, ये सारी चीजें से वो लोग अपने आप को बचा लेते थे, ये चीजें देखने को मिलती थी। फिर देखेंगे कंपनी के गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी, तथा धीरे धीरे यह नियंत्रण कठोर होता गया, और 1858 में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ये कंपनी के गवर्नर जनरल होते थे, उनके परिषद के सदस्य होते थे, और न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट की, उनकी नियुक्ति क्या होती थी, सम्राट द्वारा की जाती थी। और ये जो नियंत्रण होता था ये धीरे धीरे कठोर होता गया, और बाद में देखेंगे कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी, परिषद देखने को मिलेगी, इन्हें भी हटा दिया जाता है, इनके भी बहुत ज्यादा नियम ला दिया जाता है। 1858 में जब क्रांति होती है, बहुत ज्यादा चीजें सर से ऊपर चली जाती हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाती है भारत में, तो जब क्राउन क्या होता है, जो रानी होती है विक्टोरिया, वो क्या करती है, कंपनी के शासन को ही समाप्त कर देती है 1858 में। ठीक है, दूसरा देखें, इस अधिनियम में भविष्य में बनाने जाने वाले संवैधानिक सुधारों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया था। क्या किया था, आधारभूत ढांचा तैयार किया गया था। दूसरी चीजें देखें, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, निजी व्यापार व उपहार लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया, जो महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक, महत्वपूर्ण कार्य था, किया तो गया, लेकिन कुछ ही जो है कि लोगों पे प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा देखेंगे इस पे जो है कि जो व्यक्तिगत उपहार थे, ये सारी चीजें थी, इसको वर्जित तो किया गया, लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं हुआ था। ठीक, रेगुलेटिंग अधिनियम ने 1773 से 84 ईस्वी तक की 11 वर्षों तक, ठीक, ये कब तक रहा, 11 वर्षों तक चलता रहा। और 1784 में हम लोग देखेंगे एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट।
क्यों आता है ये पिट्स इंडिया एक्ट? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए। जैसे कि देखेंगे जो परिषद थी वो काफी झगड़े होने लगते थे, उसको किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल में बहस है, उनके क्षेत्र निर्धारित नहीं है, उनको दूर किया जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीजों को इसमें किया जाएगा। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है और वॉरेन हेस्टिंग्स ने एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का प्रशासन चलाया था। ठीक, एकमात्र अधिनियम था, मतलब गवर्नर जनरल था जिसने इस अधिनियम के तहत भारत का शासन चलाया था। कुल कितने वर्ष तक चला था? 11 वर्षों तक। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आशा करते हैं। और बहुत सारी कम ही चीजें हैं लेकिन उसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्या हमने देखा कि पहले हमने देखा कि कैसे भारत का संवैधानिक विकास होता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है। इससे और इससे पहले देखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये सारी चीजें संवैधानिक विकास में कई वर्षों की परिणाम थी। जो अलग अलग एक्ट आए ये सारे हमारे संवैधानिक विकास के परिणाम थे। ठीक, 1612 में देखेंगे कहीं ना कहीं संविधान की या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिलता है जब इसकी स्थापना होती है एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर से। कहीं ना कहीं राजा को भी इससे प्रॉफिट था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। फिर हमने जाना कि चार्टर और अधिनियम में क्या अंतर होते हैं, कौन कौन से चार्टर आए थे और कौन कौन से अधिनियम आए थे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो कंपनी थी जो स्थापित हुई उसका क्या उद्देश्य था और वो उसे भूलकर क्या करने लगी थी, ये चीजें हमने समझा। ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि क्या ऐसे रीजंस थे जो फिर इसको लाने में जो है कि इसको लाना पड़ा था। क्या ऐसा रीजन था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था? क्या ऐसा रीजन था? तो क्या था? पहला तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था, कंपनी दिवालिया हो गई थी, कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था, बहुत ज्यादा व्याप्त भ्रष्टाचार हो गया था, ये सारी चीजें, द्वैध शासन था, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन को भी ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक संसदीय नियंत्रण लाना था, एक कंट्रोल रखना था अपने ऊपर। और इसके लिए नाथ क्या करते हैं? सीक्रेट कमिटी की गठन करते हैं जब वॉरेन हेस्टिंग एक जो है कि लोन पास कराता है, लोन के लिए जो है कि आग्रह करता है। ठीक, और यहाँ पे हमने देखा मेन मेन पर्सन कौन थे। ठीक, फिर हमने बहुत सारी चीजों को देखा, उद्देश्य क्या था, आपको हमने अधिनियम के पारित होने का कारण बताया। कारण के बाद हमने बताया क्या क्या मेन चीजें इसमें हुई थी, ये सारी चीजें बताया। क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे ये बताया, इसके दोष क्या थे ये बताया, और फिर हमने इसका एक मूल्यांकन किया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिलती रहे। ठीक, चैनल को लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगले लेक्चर पे हम लोग 1784, 1813, 1833 ऐसे चार्टर एक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए BHU वाले के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।